इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। राम राम विनोद भाई, और कार्यक्रम सुननिए सारे बाण भाई ना अपनी राम राम। और सुना बस ठीक ठाक भाई, आज तो बहुत जल्दी में देखा तू बहुत कड़ा बस जल्दी में लटक रहा था। लटक के रहा था मेरे यार, बस नो था वे बाजम में मैं कहा भाई भाई सुनेंगे कार्यक्रम, भाई प्रोग्राम तो देना था ना बिल्कुल। विनोद भाई। आज फिर के प्रोग्राम में ला रहे हो? प्रोग्राम नु सोच लो आज मैं बाजा नु पूछो आप, बस मैं कड़ा चढ़ रहे थे। मन तो भाई मैं तू बस चढ़ अड्डे रहा पे था देखा करनाल, हाँ करनाल तो चढ़ा, और मैं ला रहा NDRI में था। अच्छा। और भाई वहाँ जो है बड़े बड़े जो वैज्ञानिक आ रहे थे NDRI करनाल में। अच्छा। और उन जो बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में डॉक्टर पंकज शाश्वत जी थे, डॉक्टर राजकुमार जी थे, डॉक्टर मनीष जी थे, उनसे बातचीत हुई मेरी। फिर भाई कुछ रिकॉर्ड करके लाया कि कुछ बातचीत करी थी उन तक, बातचीत करी हमारे जो श्रोता है वो नाची तरह थोड़ा ज्ञान सा और हमने भी प्राप्त हुआ। बिल्कुल। और कृषि विज्ञान केंद्र में हम थे NDRI करनाल में। तो किस विषय पर बातचीत करी थी? विषय था कि भाई फसल अवशेष प्रबंधन, क्योंकि विनोद भाई जो आजकल आप देख रहे हो कि पराली जो जल रही है और नुकसानदायक है, तो फिर बातचीत सुन लिया डॉक्टर साहब के क्या। फिर क्यों देरी करो, तौड़े से सुनाओ फिर। हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज शाश्वत जी हैं, जो अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र। इसके साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर राजकुमार जी, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र NDRI में करनाल में। इसके साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष जी हैं, और जो कि तकनीकी अधिकारी हैं, वो भी कृषि विज्ञान केंद्र NDRI। किसान भाइयों, इस समय एक बहुत बड़ी समस्या जो है हमारे सामने है कि पराली या अवशेष प्रबंधन की। धन्यवाद अनिल जी। सभी किसान भाइयों को मेरा पंकज कुमार सारस्वत का कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल की तरफ से सबको राम राम। और कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे जो मैंडेटेड वर्क हैं वो हम अपने संस्थान के निदेशक महोदय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चौहान के दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन के अनुसार इसकी एक कार्यक्रम योजना बनाते हैं साल भर की, उनका मार्गदर्शन रहता है। और श्रोता हैं जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, सबसे पहले तो सवाल यही है कि पराली जलाने से क्या क्या नुकसान है? अनिल जी, पराली जलाने के एक नुकसान नहीं बल्कि बहुत से इससे, अब हम पराली अगर जलती है या किसी तरह का कूड़ा जलाया जाता है तो उसके जैसा कि किसान भाई जानते हैं अनिल जी, 3 ऐसे नुकसान हैं जो बड़े सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। एक तो पर्यावरणीय वायुमंडल का है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं। दूसरा, हम जैसे इसमें सबसे ज्यादा जो हानि होती है वो मृदा से संबंधित पोषक तत्वों की है, यानी कि मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उनकी हानि। यस। तो इसमें थोड़ा सा विस्तार से जैसे मैं बताऊं कि एक मोटे अनुमान के तौर पे मान लीजिए कि अगर हम 1 टन पराली अगर जल गई, किसी किसान भाई के यहाँ पर जली, तो सबसे ज्यादा तो उसमें जो कार्बन है वो 400 किलो तक कार्बन जल जाता है 1 टन में से जी। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिसको हम DAP यूरिया के माध्यम से देते हैं, वो भी मृदा की सतह में जो रहता है 4 से 4.5 या 5 किलो तक जल जाता है। फास्फोरस जो है वो 2.5 से 3 किलो जल जाता है। और पोटास 25 किलो तक जो है पोटास जल जाता है। और जो सल्फर है, जो बड़ी दलहनी फसलों में और तेल वाली फसलों में बड़ा एक अभिन्न पोषक तत्व है, उसकी कम से कम 1.25 किलो 1.5 किलो मात्रा इसमें जल जाती है। तो ये तो रहा
माने पोषक तत्वों का जो नुकसान होता है। दूसरे अनिल जी, हम सभी देखते हैं कि कई दिन शाम को जब धुआं होता है तो उससे आंखों में जलन होती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। उसके अलावा जो और शारीरिक बीमारी, त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। और दूसरा और एक सहायक धंधे की अगर बात करते हैं तो जैसे हमारा मधुमक्खी पालन है, कृषि से जुड़े व्यवसाय की बात बता रहा हूँ। तो मधुमक्खी पालन में भी अब जैसे हमारी मधुमक्खियां हैं, कई जगह उनके भी मतलब ऐसा वो रहता है कि जहाँ धुआं हो। और डॉक्टर साहब, किसान का एक सहायक धंधे के रूप में भी मधुमक्खी पालन का बहुत ही अच्छा वो माना योगदान है और बड़ी एक अतिरिक्त आय होती है। और यद्यपि इसमें बड़ा वैज्ञानिक क्रियाकलाप है, लेकिन ये है कि जब किसान कौशल माने सीख करके इसको करते हैं तो उनको बड़ा लाभ होता है। लेकिन हमारे पराली जलाने से इस तरह की चीजें होती हैं। इसी में साथ ही जैसा कि आपने अभी पूछा, एक जो सबसे मुख्य जो जिसकी हम कहीं से भरपाई नहीं कर सकते वो है मिट्टी में सूक्ष्म जीव, उनका भी बड़ा नुकसान होता है। जी डॉक्टर राजकुमार जी, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान में। और डॉक्टर साहब, फसल अवशेष प्रबंधन जो स्कीम है, राष्ट्रीय है या राजकीय है, जिले स्तर पर है, वो किस तरह से लागू? किसान भाइयों नमस्कार। जो ये फसल अवशेष प्रबंधन जो स्कीम है, ये पूरे राष्ट्र स्तर पर लागू है जी। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने के बाद इसको राज्य स्तर पर और जिले स्तर पर इसको बांटा गया है। जैसे कि उसको एक राष्ट्र स्तर पर लेकर जो उसका प्रबंधन है और जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब वो ना जिले स्तर पर लागू है। इसमें मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर जो राष्ट्र स्तर है उसमें जो ICR के DG साहब हैं वो इसके अध्यक्ष हैं इस कमेटी के। और उसके बाद जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, विस्तार जो शिक्षा का विभाग है, उसके तहत ये लागू है। और जो एक और डिवीजन है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है जो वो इसको साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर मशीनरी पार्ट जो है वो उनके द्वारा देखा जाता है। फिर उसके बाद राज्य के स्तर पर हम आते हैं तो जो कृषि विभाग है राज्य का, उसके तहत ये लागू है। उसके अंदर कृषि विभाग के जो जिलेवार या ब्लॉक स्तर पर या जो भी ऑफिस हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, वो भी इसमें काम करने लग रहे हैं। साथ में इसमें कृषि विज्ञान केंद्र भी जितने भी हैं, जो ये मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी, इस एरिया में ये स्कीम लागू है जहां पे पराली जलाने की ज्यादा चांसेस हैं, जहां पे पराली जो ये अपनी पैडी की चावल की खेती होती है वहां पर। और इसके साथ में बताना चाहूंगा जो ये स्कीम है इसको इस तरह से बांटा गया है कि इसके 3 पार्ट 2018 से लागू हुई है स्कीम। इसको इस तरह से बांटा गया है कि पहले कस्टम हायर सेंटर बनाया जाए जहां पे एक किसानों को सब्सिडी के तौर पर मशीनें उपलब्ध कराई जाएं, फिर उनमें अवेयरनेस लाई जाए, फिर वो जो किसानों के माध्यम से ही जो मशीनें हैं आपस में ही किसान अपनी कमेटी बना के या किसी भी तरह से उनका भरपूर इस्तेमाल करें। अभी जो 2021-22 चल रहा है इसके अंतर्गत पहले साल में मशीनें एक कस्टम हायर सेंटर बनाए, दूसरे साल में मशीनें उपलब्ध कराई। अभी हालांकि साथ साथ उस समय पे भी ये स्कीम चल रही थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही काम हुए हैं, उस समय पे भी अवेयरनेस 4 स्टेट हमने बताए, इनके अंदर 60 जिलों में ये स्कीम लागू है। और इस साल के जो राष्ट्रीय स्तर पर जो टारगेट है उसके अंदर आप ये देखिए कम से कम 7000 डेमोन्स्ट्रेशन 60 जिलों में लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से सभी किसान जिले के सभी जितने भी किसान हैं इन्हीं डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से अवेयरनेस जागरूकता फैलाई जाएगी। मशीन का आपने जिक्र किया डॉक्टर साहब, और तकनीकी अधिकारी हैं हमारे साथ डॉक्टर मुनीश जी, जो कि बताएंगे कि मशीन का क्या महत्व है और कैसे इसको हम चलाते हैं, कैसे इसकी कार्य प्रणाली है फसल अवशेष प्रबंधन में। और मैं ये बताना चाहूंगा, ये स्कीम हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है, इस स्कीम से हम सन 2018-19 में जुड़े थे, जिसमें जो हमें मशीनें सरकार की तरफ से या किसी एजेंसी की तरफ से प्रोवाइड की गई थी, उनमें थी पहली मशीन थी हैप्पी सीडर, दूसरी जीरो टिलेज, तीसरी मल्चर, चौथी श्रम मास्टर या झंडू कह देते हैं हम, और
पलटा, जिसे हम एम्बीप्लो कह देते हैं। तो इन मशीनों का उपयोग करके हम कैसे खेत में ही फसल अवशेषों का प्रबंधन कर सकते हैं, इसमें हमने 2018-19 से स्टार्ट किया था। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो हम ये कार्य कर रहे हैं, और क्या इसमें कुछ सफलता भी मिली है हमें? हाँ जी सर, हमें इसमें बहुत ज्यादा सफलता मिली है। इन मशीनों के द्वारा हम ये नहीं है कि फसल अवशेषों का ही प्रबंधन करते हैं, इन मशीनों का यूज करके हम या इस्तेमाल करके हम अपनी गेहूं की भी बिजाई कर सकते हैं। जैसे जीरो टीलेज मशीन है, अगर किसी किसान भाई ने अगर हाथ से अपनी जो धान की फसल है वो हाथ से कटाई की है, तो उसमें हम जो धान में हम आखिरी पानी लगाते हैं, उसी पानी की नमी में हम अपनी जो गेहूं की बिजाई है वो जीरो टीलेज मशीन के द्वारा हम कर सकते हैं। मनीष जी, आपने पलटा का जिक्र किया, पलटा मशीन और झंडू का। हाँ जी, तो इनका कार्य थोड़ा सा हमें समझाइए। हमारा जो करनाल डिस्ट्रिक्ट है उसमें बहुत किसान ऐसे हैं जो वेजिटेबल या कह देते हैं सब्जियां भी लगाते हैं, और ये जो हमारा ये रबी सीजन आएगा इसमें ही लगती है। उस मशीन से उन्होंने अपनी जो धान की फसल की कटाई करवाई है, तो उसमें वो किसान भाई सबसे पहले श्रम मास्टर का यूज करके उन फसल अवशेषों को काटेगा, जिससे क्या होगा, वो खेत में पूरी तरह बिखर जाएंगे। उसके बाद जो हमारा जो ये कह देते हैं एम्बीप्लो या पलटा, उसके इस्तेमाल से जो वो फसल अवशेष है उसको हम मिट्टी में गहराई तक उसको कह देते हैं दबा देंगे, जिससे जो उनका जो कहना सड़ना वो जल्दी हो जाएगा, जिसके बाद हम जो अपनी सब्जियों के लिए जो फसल की तैयारी है वो अच्छी कर सकते हैं और जमीन अच्छी तैयार होगी। आपने जैसे कि जिक्र किया कि जो मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में आप जिक्र कर रहे थे, हम कैसे बचा सकते हैं? अनिल जी, ऐसा है कि हम सब ये जानते हैं कि अगर सजीव है इसका मतलब उसमें जीवन होता है, और जीवन होने का जो सबसे बड़ा प्रमाण है मिट्टी में वो है सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति। और ये जो मृदा तापमान जब बढ़ता है आग लगाने से पराली में, तो एक तो केंचुआ जो होते हैं ऊपरी सतह में मिलते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, जो एक अनुमान के अनुसार जो नुकसान जाता है, क्योंकि जितना हम जीवांश उसमें बराबर बनाए रखेंगे, आप सोचिए अगर 100% अगर जीवांश उसमें है तो उस जीवांश को एक इकाई मानिए, और अब हम जो डीएपी यूरिया और उस जो उर्वरक देते हैं पोषक तत्वों के लिए 90 से 95% नाइट्रोजन और 90% सल्फर और 90-92% फास्फोरस जितना हम देते हैं ये सारा उसके साथ संयुक्त हो जाता है। उनके बारे जब मृदा में जाते हैं तो इनमें जो सूक्ष्म जीव हैं वही इस उर्वरक को पौधों के उपयोग करने लायक स्थिति में बदलते हैं, और उन सूक्ष्म जीवों का भोजन होता है जीवांश। अब आग लगाने से जीवांश जलता है, इसका मतलब सूक्ष्म जीव भी जले। यद्यपि कुछ फंगस फंजाई जिनको हम बोलते हैं वो ऐसे होते हैं, फिर कुछ फंजाई ऐसे हैं सूक्ष्म जीव जो कि उच्च तापमान पर रह जाते हैं, लेकिन ज्यादातर क्योंकि उसमें जीवांश में सूक्ष्म जीव में बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, फंगस, इन सब का बड़ा नुकसान होता है। तो ये जब जलते हैं तो आप समझिए कि इनकी जनसंख्या उसमें जब कम होती है तो हम जितना उर्वरक देते हैं उतनी ही मात्रा उसकी जो है कम जो है पौधे को उपलब्ध हो पाएगी। कोई भी तत्व, तो अनिल भाई आपके माध्यम से हम अपने सभी श्रोताओं को ये स्थिति क्लियर करना चाहेंगे कि माटी में हम जो भी उर्वरक डालते हैं पोषक तत्व, उसमें जो पोषक तत्व है वो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से ज्यादातर, खास तौर से फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर, ये पौधों की जड़ों में पौधों के लेने लायक अवस्था में जब ही होते हैं जब उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं। डॉक्टर साहब, आपने सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया, इससे क्या होगा कि जो हमारी अगली फसल है, जो हम अगली फसल लेना चाहेंगे, उसकी उपज पे भी असर पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि हम जो भी उर्वरक डालते हैं ना, इस उर्वरक का आप समझिए हम जितना फास्फोरस डाल रहे हैं डीएपी के माध्यम से, एक मोटे अनुमान के अनुसार मान के चलिए कि नाइट्रोजन जितना हमने डाला, मानो 100 किलो डाल दिया नाइट्रोजन, तो वो 30-35 या 40% ही उस फसल को उपलब्ध होगा। बाकी जितना है, यदि आपके जीवांश बढ़िया है मात्रा, तो वो जीवांश के साथ संयुक्त हो जाएगा, और अगर जीवांश की मात्रा स्थिति अच्छी नहीं है तो उसका जो है लीचिंग लॉस जाएगा, हाँ, नीचे पानी के साथ घुल जाएगा। ऐसे ही फास्फोरस है, उसका स्थिरीकरण हो जाता है। 20 से 22%, 25% जो है फसल में उपयोग में आता है। बाकी अगर जीवांश अच्छा है तो वो संयुक्त होकर
अगली फसल के लिए उपलब्ध होगा। डॉक्टर राजकुमार जी, कृषि विज्ञान केंद्र करनाल, इसमें जो पराली प्रबंधन की जो स्कीम है, उस स्कीम के अंतर्गत क्या क्या गतिविधियां और क्या क्या कार्य? कृषि विज्ञान केंद्र है, इसमें भले ही करनाल हो या जो भी है, कुरुक्षेत्र भी कह सकते हैं, पानीपत, जहां जहां भी है, लगभग सभी का जो कार्य है वो किसानों को जागरूक करने का है। और उसके लिए जो गतिविधियां अपनाई जाती हैं उसमें क्या है, गांव में जाते हैं, जो हमारे पास मशीनें जो हमने खरीद रखी है कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा, जो अभी डॉक्टर मनीष ने बताई, वो हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं। उन मशीनों को कैसे चलाना है, क्या सावधानियां बरतनी है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। उसके अलावा हमारा विशेषकर जो ये पराली प्रबंधन पे एक किसान मेला होता है, जिसमें दूर दराज से जो हमारे जिले के तो हैं ही और बाहर के भी हमारे इसमें किसान भाई भाग लेते हैं, और फोकस किया जाता है हमारे को पराली प्रबंधन विषय के ऊपर। तो उसके ऊपर हमें किसान मेला आयोजित करते हैं। उसके अलावा मैंने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को हम इसमें और अधिक जागरूकता फैलाने के लिए हम क्या करते हैं, पेंटिंग्स जो हैं, जो स्लोगन्स हैं, वो हम क्या करते हैं, जो नुक्कड़ है, जो किसानों को जागरूक करने की पूरी चेष्टा कोशिश करते हैं, और हम अंत में सफल भी हो पाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र करनाल के द्वारा। हाँ जी मनीष जी, इसमें ये बताइए कि एक तो ये जो मशीनें हैं, इनमें सावधानियां क्या बरतनी है? हाँ जी, इनमें अगर आप कोई भी किसान भाई अगर इनको इस्तेमाल कर रहा है, जैसे जीरो टिलेज या हैप्पी सीडर या कोई और मशीन का इस्तेमाल कर रहा है, तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम अपनी धान की रोपाई कर रहे हो, तो उससे पहले हमें जो जमीन की लैंड लेवलिंग करानी है जरूरी, क्योंकि जितनी समतल और एक जैसी जमीन होगी, उतने ये जो जीरो टिलेज और या हैप्पी सीडर मशीन है वो अच्छे से चलेंगी, और एक मतलब गहराई पर बीज का जो कहते हैं ना बिजाई करेंगे। तो एक तो सावधानी ये रखनी है। एक अगर कोई किसान भाई अगर कंबाइन मशीन से अपना फसल अवशेष मतलब या धान की फसल की कटाई कर रहा है, तो उसमें अगर वो मशीन वालों को बोले कि उसमें जो स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको हम SMS कह देते हैं, वो जरूर लगाए, क्योंकि अगर जो मशीन वाला अगर उसको लगाएगा तो जो हमारा जो फसल अवशेष है अगर उसको हम आसानी से प्रबंधन कर सकते हैं। मनीष जी, ये उनको कहना पड़ेगा कि वो स्ट्रा प्रबंधन लगाए? कह सकते हैं, जैसे वो हमारे खेत में आएंगी तो हम उनको कहेंगे जो आपका जो स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम है आप उसको स्टार्ट जरूर करिए हमारे खेत में एंट्री करने से पहले, क्योंकि वो मशीन की जो कंबाइन मशीन है उसके पीछे लगा होता है, जहां से जो फसल अवशेष है धान में थ्रेशिंग के बाद जो नीचे आता है तो वहां लगा होता है। तो वो क्या करता है, एक तरह से कटर का काम करता है, जो फसल अवशेष होते हैं उसको काटता है और मतलब कहते तो ब्रेक करता है उसको, जिससे हम अगर उसमें हैप्पी सीडर से गेहूं की बिजाई करेंगे तो उसमें हैप्पी सीडर चलाना आसान हो जाता है। हमने बात की सावधानियों के बारे में, मशीनों की सावधानियों के बारे में। अब एक और है सवाल कि प्रधानमंत्री जी की ये आह्वान है कि किसानों की आय को दुगना किया जाए। हाँ जी, तो वो आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में बताइए। हमें आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं किसान की, उसमें हमें जो हमारी लागत है उसको हमें कम करना पड़ेगा। सबसे पहले जो गेहूं की बिजाई है उसमें 2-3 तरह के हमें समस्या आती है। पहला तो फसल अवशेष प्रबंधन, दूसरा उसमें जो हमारा एरिया है जैसे करनाल है, कुरुक्षेत्र है, उसमें जो गुल्ली डंडा है जिसे मंडूसी कह देते हैं वो अड़ियल मंडूसी हो गई है, और वो बड़े सारे खरपतवारों से भी उसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। तो उसमें हमें यानी कि उनमें दवाई डाल के भी हम खत्म नहीं कर सकते। हाँ, तो उसमें जो मंडूसी है उसमें प्रतिरोध क्षमता आ गई है। जी जी जी। तो एक तो ये है। बाकी जैसे जैसे हम अगर फसल अवशेष है, पहला तो ये है कि जो हमारी धान की जो हमने आखिरी पानी दी है उसी नमी में हम एक तो हमारा एक पानी बच जाता है, जिससे जो हमारी पानी में जो लागत लगती है वो कम होगी। उसके बाद बिजाई में अगर कोई किसान भाई छिंटा विधि या हैरो से कर रहा है तो उसमें उसको 2-3 बाई करनी पड़ती है, उसमें डीजल लगता है, श्रम लगता है और लेबर भी लगती है। तो अगर हम सीधी बिजाई कर रहे हैं हैप्पी सीडर या जीरो टिलेज से तो उसमें हमें श्रम बचेगा, डीजल बचेगा, और जो हमारी पर हेक्टेयर जो लागत है वो 1500 से 2000 हमें कम लगेगा उसमें। फिर जो ये फसल अवशेष हैं ये मिट्टी के ऊपर रहेंगे, जिससे जो हमारा गुल्ली डंडा है वो या मंडूसी है वो कम जर्मिनेट या कम अंकुरण कर पाए। जी डॉक्टर पंकज जी, हम जो है इस समय एक फसल चक्र का अगर जिक्र करें तो
धान के बाद गेहूं के बाद फिर धान ले लिया, यानी कि फसल का जो विविधीकरण है, इसका कोई और विकल्प भी है? ये आपने बड़ी बड़ी तार्किक और बड़ी समयबद्ध प्रश्न उठाया है कि ज्यादातर हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे जो इस समय जो खेती में जो फसल चक्र है वो एकल प्रणाली है। माने एक सीजन में एक ही तरह की और अगले सीजन में अगले तरह की फसल बोके, जैसे धान और गेहूं। अब फसल विविधीकरण की बड़ी महती आवश्यकता है। जैसे अभी मनीष जी बता रहे थे, आपने जो प्रश्न किया कि भाई प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि दोगुनी आय की जाए, तो इसमें ये सब ऐसे माने इसके कंपोनेंट हैं कि भाई दोगुनी आय में सीधे सीधे किसी माल की उपज और उसके बेचने से ही नहीं, जैसे मनीष जी ने अभी बताया कि भाई लागत कैसे हम कम करें, वैसे ही फसल विविधीकरण एक तो इसमें हमारी जो पराली प्रबंधन के लिए बहुत मुख्य पहलू है। एक तो हम इसमें जैसे धान के बाद गेहूं लगाते हैं तो यहाँ सरसों लगानी है, और जो दलहनी फसलें हैं वो लगानी है, चना लगाते हैं। अच्छा, इधर खरीफ मौसम में धान के साथ साथ डायरेक्ट सीडेड राइस वाली टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा जैसे दूसरी फसलें मेज है, ढेंचा है, हाँ, सनाई है। ढेंचा ये हरी खाद के लिए है, और हरी खाद के साथ साथ जैसे हरी खाद में आप मूंग को शामिल करें। गेहूं की कटाई के बाद मूंग जो है बुआई कर देते हैं, 60-65-70 दिन की फसल होती है। और इसमें थोड़ा सा आपको विस्तार में बताऊं आपके माध्यम से किसानों को कि हरी खाद, मूंग से हरी खाद तो मिलता ही है, साथ ही जो पैदावार होती है उसकी कैश इनकम होती है, और इसकी हरी खाद से 80 किलो नाइट्रोजन 1 हेक्टेयर में मृदा में छोड़ती है। अब इसकी अगर अनिल जी एक गणना करें तो 80 किलो नाइट्रोजन जो है अगर 2.2 का गुणा कर दें तो 160 किलो यूरिया आ गया। अब 160 किलो यूरिया उसने जमा किया है अपने प्राकृतिक से नाइट्रोजन फिक्सेशन से। इसको 3 कट्टा भी मान लें 50-50 किलो के, 300-350 की ये कीमत माने तो लगभग 1000 रुपए, 1,500 रुपए, 1100 रुपए का ये बैठता है। तो आप देखिए कि हरी खाद की फसल आपको एक तो दाने के रूप में फायदा दे रही है, दूसरे मृदा स्वास्थ्य को बड़ा अच्छा बना रही है। तो ये फसल विविधीकरण बड़ा आवश्यक है आजकल। जी डॉक्टर साहब, अंत में इस जो हम वार्ता कर रहे हैं, इस वार्ता जो हमारे श्रोता भाई हैं, जो किसान भाई हैं, जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहला तो अनिल जी, आकाशवाणी के माध्यम से ये कार्यक्रम किसान भाइयों तक जा रहा है, तो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का बड़ा आभार, और हमारे निदेशक महोदय का कि इस तरह की प्रेरणा हम लोगों को मिलती है, और इस कार्यक्रम के तहत हम ये प्रोग्राम गांव में कर रहे हैं। सभी किसान भाइयों से मेरा एक ही अनुरोध है अनिल जी, हमारे जो ऋग्वेद है उसमें एक लिखा हुआ है, उसका हिंदी भावार्थ मैं बताता हूँ कि एक मुट्ठी भर माटी पर हमारा जीवन निर्भर करता है, इसकी हम सुरक्षा करें, ये हमको भोजन, वस्त्र, ईंधन देती है, साथ ही हमारे चारों तरफ सौंदर्य बिखरती है। यदि हम अगर इसकी सुरक्षा नहीं कर पाते या इसकी अनदेखी करते हैं तो मृदा ढह जाएगी और मृत हो जाएगी और इंसानी अस्तित्व को समाप्त कर देगी। किसी भी देश की उन्नति के जो प्रतीक हैं उनमें मृदा और जल, वायु, पर्यावरण ये बहुत समृद्ध होने चाहिए, और तभी जो है इसकी माने खेती बाड़ी में टिकाऊ व्यवस्था तभी लागू हो पाएगी। तो हमारा सबसे निवेदन है कि मृदा सुरक्षा जीवन सुरक्षा, और मृदा सुरक्षा खाद्य सुरक्षा। ये फाने नहीं जलावेंगे हम, फाने नहीं जलावेंगे। तो विनोद भाई, अनिल भाई, ये थे NDRI करनाल से कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर पंकज जी, डॉक्टर राजकुमार जी और डॉक्टर मुनीष जी, जिन्होंने बताया कि जो फसल अवशेष प्रबंधन है उसके बारे में। बिल्कुल। और आज के मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम जरूरी। आज का अधिकतम 29 और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, और आने वाले 24 घंटे की बात करें तो अधिकतम 29 डिग्री और जो न्यूनतम है 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। कुल मिलाकर मौसम साफ रहा होगा। और भाई कल है शनिवार, और कल का विषय भी बात कर लेते हैं हम, केले का रहे किसान वाणी में। कल का जो
चर्चा का विषय रहेगा ट्रैक्टर में ईंधन किस तरह बचाव है। और कल हम बात करेंगे आज की नसीहत में मिट्टी की जांच का महत्व हम कैसे करवाएं। तो भाई कल ये महत्वपूर्ण विषय है हमारे कार्यक्रम किसान वाणी में। और विनोद भाई क्योंकि जाड्डे शुरू हो रहे हैं और जाड्डा में जो है ना, जो हमारे किसान भाई हैं तो वो सहायक धंधे के रूप में जो है कई व्यवसाय जो है वो अपना रहे हैं। जैसे हम मधुमक्खी पालन है या दूसरा जो व्यवसाय है डेयरी है, भैंस है, बकरी है, बत्तख है, भेड़ है, तो वो पाल रहे हैं। तो उसमें जो है जो खास तौर पर जो मधुमक्खियां हैं उनके बक्सों का ध्यान रखना है, बक्सों में फ्रेम का ध्यान रखना है, और जो उनके वंशज है उनका भी ध्यान रखना, और बक्से जो है जो बदले तो उनका जरूर ध्यान रखें। बिल्कुल। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। विनोद भाई, अब जो है रबी की फसलें हैं और उसमें गेहूं है या फिर हम चना ले रहे हैं, दूसरी जो फसलें हैं उनकी जो है हमने दीमक से रक्षा जो है जरूर करनी है। जहाँ भी दीमक है तो उस जगह पे जो है ना अपना जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें जाकर आप दीमक की जो दवाइयाँ हैं उनका जो है प्रयोग जरूर करें। बिल्कुल। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और विनोद भाई, अब कार्यक्रम का समय हुआ समाप्त। भाइयों से इजाजत। तो अच्छा भाइयों, राम राम।